चलिए भाई, गुड आफ्टरनून सभी को। और गुड आफ्टरनून के साथ हम स्टार्ट करते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल को हमने 3 नाम दिए थे। शॉर्ट टर्म में आयोनाइजेशन पोटेंशियल को आईपी लिखते हैं और पूरी 11-12 पूरी जिंदगी इसको आईपी बोलेंगे। जैसे कोई आपको आईपी बोलेगा समझ लेना आयोनाइजेशन पोटेंशियल उसमें लेना। आयोनाइजेशन एनर्जी इसका दूसरा नाम है, क्योंकि पोटेंशियल का मतलब एनर्जी से होता है। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी, आर आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी इसका नाम है। मीन्स इसके 3 नाम है। ये कुछ नसीब लोग होते हैं केमिस्ट्री में जिनके 1 नहीं 2 नहीं 3 नाम होते हैं। तो यहाँ पर हम स्टडी करेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल। पिछले टर्न पर हमने स्टडी की थी कि सेंटर में एटम के न्यूक्लियस पार्ट होता है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, और वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर अट्रैक्शन फोर्स एक्ट करता है। ये फर्स्ट ऑर्बिट के 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में तय पता आपको 8 होंगे, लास्ट में 1 होगा। इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रॉन का। हमने सोडियम का डायग्राम डिजाइन किया, आप किसी और का भी डिजाइन कर सकते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। प्रोटॉन जितने भी होते हैं कंबाइंडली ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करते हैं, अट्रैक्शन फोर्स एक्ट करेंगे, अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करके रखेंगे। फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पर सबसे हाईएस्ट अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होगा, सेकंड ऑर्बिट पर उससे कम, थर्ड ऑर्बिट पे सबसे कम। मींस जैसे जैसे ऑर्बिट इंक्रीज होगा न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की डेफिनेशन की बात करें, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी। अब इसकी टर्म कंडीशन है, सिंपल सा बोल दिया, मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। किसी भी एलिमेंट, किसी भी एटम के लिए वो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी जिससे हम उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सके। लेकिन टर्म कंडीशन क्या है, वो कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड। कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए एटम। दूसरी चीज, इसकी फेस गैस होना चाहिए। कैसी फेस होना चाहिए, गैस फेस होना चाहिए, गैसियस मटेरियल होना चाहिए। कोई मटेरियल सॉलिड में है तो आपको लिक्विड से उसको गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब आईपी की डेफिनेशन उस पर अप्लाई होगी। आप सॉलिड स्टेट से अगर किसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं तो वो आईपी की डेफिनेशन नहीं होगी। तो आईपी की डेफिनेशन क्या है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मीनिंग है मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर रिमूवल ऑफ valence electron from any element, isolated atom in gaseous state। gaseous state में हम किसी भी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जब रिलीज करते हैं हमें जो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी लगेगी उसी का नाम आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, उसी का नाम आयोनाइजेशन एनर्जी है, और उसी को आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बोलते हैं। तो एंथैल्पी का मतलब समझो, एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, एंथैल्पी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी। एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ रिएक्शन की एनर्जी जो उसमें एब्जॉर्ब हो या रिलीज हो। आप 9th-10th में स्टडी कर चुके हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस और एंडोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस और एंडोथर्मिक प्रोसेस की क्या डेफिनेशन है मैं बताता आपको। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब होता है, क्योंकि एंथैल्पी का कंसेप्ट यहीं से आया है। एंथैल्पी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ रिएक्शन विच इज रिलीज्ड और एब्जॉर्ब। जो रिएक्शन के टाइम या तो एब्जॉर्ब हो या रिलीज हो। तो यहाँ क्या हुआ, आयोनाइजेशन पोटेंशियल में क्या होता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल में हम इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना चाहते हैं
जब किसी इलेक्ट्रॉन को आप किसी एटम किसी आइसोलेटेड सिस्टम से रिलीज करेंगे तो क्या न्यूक्लियस उसको जाने देगा क्या? नहीं, न्यूक्लियस उसको नहीं जाने देगा। मींस आपको इस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, और जो वर्क डन करोगे तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा? एंडोथर्मिक। इसका मतलब इसमें जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, हम जब एनर्जी सप्लाई करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन पहले एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और फिर लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल जंप करेगा। इसका मतलब ये प्रोसेस कौन सा है? एंडोथर्मिक। और इसमें जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मीनिंग है मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर रिमूवल ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो ये आईपी की डेफिनेशन हुई। अब आईपी की डेफिनेशन हुई तो आईपी का कंसेप्ट क्या है कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल कब इंक्रीज होती है, कब डिक्रीज होती है। इसका मतलब हम न्यूक्लियस के अगेंस्ट वर्क डन करते हैं। न्यूक्लियस के अगेंस्ट जब आप वर्क डन करोगे तो न्यूक्लियस जितना पावरफुल होगा आपको उतना ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। न्यूक्लियर वीक है, न्यूक्लियर कमजोर है, तो आपको वर्क डन कम करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में। तो यहाँ पीरियोडिक टेबल में उसका आईपी का कंसेप्ट आता है। पीरियोडिक टेबल में इधर से इधर हम चलते हैं, और ग्रुप्स में कैसे चलते हैं हम? अप टू डाउन, दोनों की बात करेंगे। दोनों की बात करने के पहले इसकी बात करेंगे। इधर पीरियड में सबसे फर्स्ट पीरियड में टॉप पर कौन है? हाइड्रोजन, हीलियम। इनकी बात नहीं करते क्योंकि ये केवल दो ही एलिमेंट है। हम यहाँ सेकंड पीरियड के एलिमेंट की बात करते हैं। सेकंड पीरियड में सबसे पहले कौन है? लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और लास्ट में कौन है? नियॉन 10। इस तरह ये सेकंड पीरियड के 8 एलिमेंट्स है। ये पीरियड्स हुआ लेफ्ट टू राइट। पीरियोडिक टेबल में जनरल जो प्रॉपर्टी की स्टडी करना, जनरल जो ट्रेंड है, रेगुलर ट्रेंड है, उसकी स्टडी पीरियड्स में करना और ग्रुप्स में करना। तो ग्रुप्स में अप टू डाउन कौन है? लिथियम, यहाँ कौन हो जाएगा? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम 87, ये 37, 19, ये 55। इस तरह ग्रुप्स में एलिमेंट है। अब यहाँ पर लेफ्ट टू राइट जब मूविंग करते हैं तो पीरियड की बात करते हैं एक्रॉस, और ग्रुप्स की बात करते हैं तो अप टू डाउन। तो कंसेप्ट तो सेम है, कोई सा भी ग्रुप हो, फर्स्ट ग्रुप हो चाहे सेकंड, थर्ड, फोर्थ और एनी अदर, सभी ग्रुप्स का कंसेप्ट है कि फर्स्ट एलिमेंट जो ग्रुप के टॉप पर है उसमें ऑर्बिट कितने हैं? ये सेकंड पीरियड का है तो ऑर्बिट 2 होंगे। सोडियम में कितने हैं? 3, पोटेशियम में 4, रुबिडियम में 5, इस तरह सीजियम में 6 और फ्रांसियम में 7 ऑर्बिट्स प्रेजेंट है। ऑर्बिट के नंबर इंक्रीज होंगे तो ए इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट का दूर जाएगा, दूर जाएगा तो न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा। न्यूक्लियर चार्ज के ही तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आईपी। आईपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। हम न्यूक्लियस के अगेंस्ट ही वर्क डन करते हैं, न्यूक्लियर चार्ज हायर होगा तो आईपी की वैल्यू हायर। अब यहाँ अप टू डाउन ग्रुप में क्या हुआ? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर तो न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हुआ क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस से दूर गया, अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, तो आईपी की वैल्यू डाउन डिक्रीज हो। लेफ्ट टू राइट मूविंग करोगे तो ऑर्बिट सेम होता है, नया इलेक्ट्रॉन सेम सब सेल में एंट्री करता है, और यहाँ प्रोटॉन के नंबर इंक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट अक्रॉस इन अ पीरियड। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो आईपी की वैल्यू इंक्रीज होगा। इतना पहले सोचिए, समझिए, और शायद इतना हम पहले लिख चुके हैं, इसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मानसी एडमिट हो चुकी है। चलिए बोर्ड पर से नोट करिए, स्टेटमेंट में बोल देता आपको। आयोनाइजेशन पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखिए।
आयोनाइजेशन पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखिए। मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी, मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर रिमूवल ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन of any elements एलिमेंट को ब्रैकेट में एटम भी लिख सकते हो, एटम भी लिखा होता है, एलिमेंट और एटम आइसोलेटेड, ब्रैकेट में लिख लेना आइसोलेटेड इन गैसियस स्टेट। अगला पॉइंट लिखिए, स्टेटमेंट मीन्स ये डेफिनेशन के बाद ऐसा डायग्राम बनाइए, इसमें ऐसा लिखिए Na गैस, यहां ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na गैस प्लस और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे बनाए। सोडियम गैसियस स्टेट में है तो उसका एक इलेक्ट्रॉन हमने रिलीज कर दिया तो वो Na प्लस आयन में कन्वर्ट हुआ और गैसियस फेस रहेगी। इसी को हम क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी। रिएक्शन लिख लीजिए, पैराग्राफ चेंज करके स्टेटमेंट लिखिए। Ip डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज। Ip किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, न्यूक्लियर चार्ज के। Ip डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एटम, न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एलिमेंट। अब फिर से पैराग्राफ चेंज करके नोट करिए, मूविंग अप टू डाउन इन ए ग्रुप, मूविंग अप टू डाउन in a group, moving up to down in a group, the value of Ip decreases, value of Ip decreases because increase the distance between nucleus and outermost electron, because increase the distance between nucleus and electron of outermost cell, न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट सेल की जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होगी तो न्यूक्लियर चार्ज आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पर डिक्रीज होगा तो Ip की वैल्यू डिक्रीज होगी। इधर लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in a periods, moving left to right in a periods, nuclear charge of atom, nuclear charge of element increases, nuclear charge of element increases, so value of Ip also increases, Ip की वैल्यू भी increase होगी। नोट कर लिया सबने, अब आगे बढ़ते हैं अगली बात करते हैं। Ip एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ध्यान रखिए। अब यहां पर बात करेंगे इफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ Ip, हेडिंग लिखिए इफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ Ip। Ip आयोनाइजेशन पोटेंशियल को कौन कौन से फैक्टर उसको इफेक्ट करते हैं, तो फर्स्ट फैक्टर की सीधे बात करेंगे, न्यूक्लियर चार्ज। सिंपल सी थिंग है, इसमें नोट कर लीजिए, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज विथ इंक्रीज वैल्यू ऑफ Ip। जब हम न्यूक्लियर चार्ज को इंक्रीज करते हैं तो Ip की वैल्यू इंक्रीज होती है। पहला इफेक्टिंग फैक्टर, न्यूक्लियर चार्ज पर Ip की वैल्यू डिपेंड है। हायर द न्यूक्लियर चार्ज,
इज हायर वैल्यू ऑफ IP। लेकिन यहाँ बहुत सारे एक्सेप्शनल केस है, ऐसा कभी होता है कभी नहीं, पर एक्सेप्शनल केस होंगे तो वो अलग से स्टडी करना। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, आईपी की वैल्यू को कौन सा सेकंड ऐसा कंसेप्ट है, सेकंड ऐसी कौन सी थीम है जो आईपी की वैल्यू को चेंज करती है। आईपी की वैल्यू डिपेंड है कि हम कौन से सब सेल से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना चाहते हैं। सब सेल 4 होते हैं, एक एस, दूसरा पी, तीसरा डी और चौथा एफ सब सेल फेमस है जो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में स्टडी कर चुके हैं। एस सब सेल स्फेरिकल इन शेप होता है। एस सब सेल न्यूक्लियस के सराउंडिंग स्पेस में सर्कुलर डिजाइन में मींस वो स्फेरिकल इन शेप है, और उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होगा वो न्यूक्लियस के नजदीक रहेगा, नियर टू न्यूक्लियस, और उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स हायर होगा। तो ऐसे केस में अगर आप एस सब सेल से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना चाहते हैं, आपको ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, मैक्सिमम वर्क डन, मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो जब आप एस सब सेल से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना चाहते हैं किसी एटम किसी एलिमेंट से, तो आपको मैक्सिमम वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि उसका शेप स्फेरिकल इन शेप। उससे कम अगर इलेक्ट्रॉन पी सब सेल से आप रिलीज करना चाहते हैं तो पी सब सेल एक तो डम्बल शेप है। पी का शेप कैसा है? डम्बल शेप। और आप ये जानते हो कि पी सब सेल सेकंड ऑर्बिट से स्टार्ट होता है, फर्स्ट ऑर्बिट में उसका काम नहीं होता। दूसरी चीज डम्बल शेप है। डम्बल शेप है मींस पी सब सेल में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा थोड़ा सा, तो आपको एनर्जी कम रिक्वायर्ड होगी। तो यहाँ कंसेप्ट क्या बना कि अगर आपको एस सब सेल से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना है तो ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, मैक्सिमम वर्क डन अगेंस्ट न्यूक्लियर। पी सब सेल से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना तो थोड़ा कम काम करना पड़ेगा, मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। डी सब सेल से इलेक्ट्रॉन रिलीज करना तो डी सब सेल तो और भी दूर है न्यूक्लियस से, तो थर्ड सेल से एंट्री करता है, तो आईपी की वैल्यू और डिक्रीज हो जाएगी। और एफ सब सेल से सबसे कम एनर्जी रिक्वायर होगी, क्योंकि एफ सब सेल तो फोर्थ सेल में आता है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर जा चुका है। तो सेकंड कंसेप्ट क्या है कि जब हम एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगी, पी में थोड़ी कम, डी में और कम, एफ में और कम। इस स्टेटमेंट को पहले लिखेंगे, फिर इसके एक्सेप्शनल केस की स्टडी करेंगे। तो हाथ पैर चलाइए, पैर को अभी में लीड पेन से लिखिए। सेकंड इफेक्टिंग फैक्टर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आईपी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल। एस में सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होगी, पी में उससे कम, डी में उससे कम, एफ में सबसे कम। बस ये सिंपल सी थिंक है, इसमें कोई दिमाग चलाने की जरूरत नहीं, कोई हाई लेवल की थिंकिंग नहीं। अब ये समझें कि इसके कारण एक्सेप्शनल केस कहां बने। तो इसके कारण एक्सेप्शनल केस कहां बना समझिए। बोर्ड पर आपके पास लिखा हुआ यहाँ लिथियम, फिर क्या लिखा? बेरिलियम। हम अभी स्टडी कर चुके हैं कि पीरियोडिक टेबल में जब लेफ्ट टू राइट मूविंग करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। पीरियड्स में जब लेफ्ट टू राइट मूविंग करते हो, आपने अभी स्टेटमेंट लिखा कि लेफ्ट टू राइट मूविंग करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, मींस आईपी की वैल्यू इंक्रीज हो। पर ऐसा हर जगह नहीं है। हम एक्सेप्शनल केस की बात करेंगे, बेरिलियम एंड बोरान के केस में। देखिए दोनों के डायग्राम बना के समझाऊंगा। इसकी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड मैक्सिमम होगी, मिनिमम होगी और क्यों होगी, ध्यान से समझिए। बेरिलियम की बात करते हैं। बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन कितने? 4, और बोरान में इलेक्ट्रॉन कितने? 5। क्लियर? बताओ प्रोटॉन के नंबर किस में ज्यादा है? प्रोटॉन तो इसमें ज्यादा है, तो इसकी आईपी की वैल्यू हायर होना चाहिए। और बेरिलियम में प्रोटॉन कितने? बेरिलियम में प्रोटॉन 4 है, तो इसकी आईपी की वैल्यू कम होना चाहिए, लेस होना चाहिए। लेकिन उल्टा हुआ है। क्या, कैसे हुआ? देखिए 4 इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड, इसमें फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 3। वैलेंसी सेल की बात करें
क्योंकि वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन को तो रिलीज करना है। ये इसमें 2 और इसमें 3, तो ये क्या बनेगा 2s2, और 2s2 तो ऐसे बनता है। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल है, एस ऑर्बिटल कैसा है, स्फेरिकल इन शेप है, और उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को तो डिस्टर्ब करना डिफिकल्ट है ना, तो आपको यहाँ ज्यादा एनर्जी लगेगी। उसके 2 कारण है, एक तो बेरिलियम में एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब करना, पेयरिंग को ब्रेक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। दूसरी चीज, एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना जो न्यूक्लियस के नजदीक होता है, नियर टू न्यूक्लियस, स्फेरिकल इन शेप है, अभी आपने यहाँ कंसेप्ट समझा। तो यहाँ पर बेरिलियम की जो आईपी की वैल्यू है वो हायर होगी एज कंपेयर टू बोरान। अब बोरान की स्टोरी सुनते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन 2s2 2p1, कहां से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना है 2s2 2p1, आपको इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन लास्ट रिलीज करना है, वो कहां है लास्ट इलेक्ट्रॉन तो पी सब शेल में है, और पी सब शेल के इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना तो थोड़ा सा आसान है इसके कंपैरिजन में। इसलिए बोरान की आईपी की वैल्यू क्या हो जाएगी एज कंपेयर टू बेरिलियम, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ रेगुलर जो ट्रेंड है वो बदल जाएगा इन तीनों। हमने क्या लिखा था कि लेफ्ट टू राइट मूविंग करते हैं तो आईपी की वैल्यू इंक्रीज होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखो सही सीक्वेंस में लिखते हैं। सबसे कम किसकी होगी लिथियम की, उससे ज्यादा किसकी होगी बोरान की। यहाँ नंबर लिख देता है एटॉमिक नंबर, ये 5। बोरान कौन से नंबर पे आ गया दूसरे पे, जबकि बोरान यहाँ कौन से नंबर पे था 3rd नंबर पे। बोरान की कम हो गई, क्यों कि उसके पी सब शेल से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना है, तो मिनिमम एनर्जी होगी, आसानी से रिलीज कर सकते हैं। इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना है तो आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी के रिक्वायरमेंट होगा। चलिए बोरान के बाद अब उससे ज्यादा कौन आ जाएगा बेरिलियम। ये यहाँ सीक्वेंस चेंज होते हैं। तो पहले इसका आंसर लिखेंगे, दोनों के हम डायग्राम बनाएंगे, दोनों के डायग्राम बनाने के बाद इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। लिखेंगे द वैल्यू ऑफ आईपी, हाथ पैर तेजी से चलाइए, द वैल्यू ऑफ आईपी ऑफ बेरिलियम, द वैल्यू ऑफ आईपी ऑफ बेरिलियम इज हायर देन बोरान। बोरान के कंपैरिजन में बेरिलियम की आईपी की वैल्यू हायर क्यों, जबकि होना क्या चाहिए था कम होना चाहिए। आंसर लिखिए द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम, द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम 1s2 2s2, the electronic structure of beryllium is 1s2 2s2. Therefore, in beryllium, electron release from s subshell, electron release from s subshell. Therefore, maximum amount of energy is required. Therefore, maximum amount of energy is required. But in boron, the electron release from p subshell, electron release from p subshell, hence the less amount of energy is required. Less amount of energy is required than बेरिलियम। बेरिलियम के कंपैरिजन में कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। इंग्लिश में लिख लीजिए, बोर्ड पर से 1 मिनट के अंदर डायग्राम बना लीजिए। ये इसका आंसर है, और ये सीक्वेंस बदल गई यहाँ पर। जैसे जैसे आईपी की वैल्यू आगे बढ़ोगे बहुत सारी चीजें सामने आएगी आपके।
लिथियम की आईपी सबसे कम, उसके बाद बेरिलियम नहीं आएगा, तीसरे नंबर का जो एलिमेंट है वो बोरान आ जाएगा, और बोरान से ज्यादा किसकी होगी? बेरिलियम। आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिया सबने डायग्राम? चलिए, तो हम ये स्टडी कर रहे हैं कि आईपी के कौन कौन से इफेक्टिंग फैक्टर से। तो आईपी का पहला इफेक्टिंग फैक्टर कौन सा आया था? न्यूक्लियर चार्ज। हायर इज न्यूक्लियर चार्ज, हायर इज वैल्यू ऑफ आईपी। दूसरा कंसेप्ट आया कि हमको कौन से सब सेल से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना है, तो फिर उसमें ये एक्सेप्शनल केस बन गया। अब आता है डेंजरस कंसेप्ट कि आईपी की वैल्यू न्यूक्लियर चार्ज ऑर्बिटल के बेस पर ही डिपेंड नहीं है, वो ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी पर भी डिपेंड है। जिस एलिमेंट, जिस एटम का ऑर्बिटल, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल स्टेबल होगा, उससे इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना डिफिकल्ट होगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगी। और जिसका ऑर्बिटल अनस्टेबल होगा, उससे एनर्जी कम लगेगी, आसानी से इलेक्ट्रॉन हम रिलीज कर सकते हैं, उसको ब्रेक कर सकते हैं। तो तीसरा कंसेप्ट क्या है आईपी का? पहला कंसेप्ट क्या था? न्यूक्लियर चार्ज। दूसरा कंसेप्ट क्या है? कौन से ऑर्बिटल से हम इलेक्ट्रॉन को रिलीज करें? तीसरा इफेक्टिंग फैक्टर स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल। आईपी की वैल्यू किस पर डिपेंड है? ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी पर भी डिपेंड। कैसे डिपेंड है समझते हैं। अब आप ये पहले स्टडी कर चुके हैं कि पी ऑर्बिटल डंबल शेप होता है, और पी ऑर्बिटल डंबल शेप होने के कारण उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑर्बिटल कितने होते हैं? 3। ऐसे, और डंबल शेप ऐसा, उसमें 3 लोग 6 लोग रहेंगे टोटल, उनमें इलेक्ट्रॉन होंगे। अपन फालतू बात करने के बजाय सीधे आ जाते हैं कि पी ऑर्बिटल, पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। ये पी सब सेल होता है, उसके अंदर ये 3 ऑर्बिटल, इनमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3। अगर पी ऑर्बिटल आपको ऐसा दिखे हाफ फील्ड, समझ लीजिए वो मोर स्टेबल है। हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन अदर कंडीशन। स्टेटमेंट को ध्यान रखिए, क्योंकि ऑर्बिटल की जो स्टेबिलिटी है वो हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल मोर स्टेबल होते हैं, क्योंकि वो सिमेट्रिक होते हैं। उनकी एनर्जी डिक्रीज होती है, मतलब कम एनर्जी के होते हैं, मतलब स्टेबल होते हैं। तो देखिए ये पी ऑर्बिटल 3, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, कोई झगड़ा नहीं। तो पी ऑर्बिटल जब हाफ फील्ड होगा तो मोर स्टेबल होगा, या फिर वो कैसा हो 6 इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल हो, तब भी मोर स्टेबल हो। मतलब 3 के कंपैरिजन में 6 वाला ज्यादा स्टेबल हो। इसका मतलब अगर इसके अतिरिक्त आपको कोई डिजाइन मिली हाफ फील्ड और फुल फील्ड के अतिरिक्त, तो वो ऑर्बिटल अनस्टेबल होगा, और अनस्टेबल होगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, उसकी आईपी की वैल्यू कम होगी। और जिसके पास आपको पी ऑर्बिटल स्टेबल मिले, हाफ फील्ड और फुल फील्ड, उसकी आईपी की वैल्यू हायर होगी, क्योंकि वो ऑर्बिटल स्टेबल है और उससे इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना डिफिकल्ट है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। आंसर को समझते हैं। यहां आते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के पास एक्सेप्शनल केस है। नाइट्रोजन का डायग्राम समझेंगे, ऑक्सीजन का डायग्राम समझेंगे, और दोनों में क्या इरेगुलरिटी है वो समझेंगे। अब आप स्टार्टिंग में ये पढ़ चुके हैं कि लेफ्ट टू राइट मूविंग करते हैं पीरियड्स में, तो आईपी की वैल्यू इंक्रीज होती है। लेकिन उस कंसेप्ट की यहाँ धज्जियां उड़ रही है, धीरे धीरे सब रेगुलर ट्रेंड बदलता जाता है। क्यों? कि आईपी की वैल्यू किसी एक फैक्टर पर डिपेंड नहीं है, और जब कोई प्रॉपर्टी डिफरेंट इफेक्टिंग फैक्टर को यूज करती है, डिफरेंट इफेक्टिंग फैक्टर उसको इफेक्ट करते हैं, तो प्रॉपर्टी की चेंज होती रहेगी, प्रॉपर्टी चेंज होती रहेगी, इरेगुलरिटी होगी, एक्सेप्शनल केस बनेंगे। हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करेंगे। नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने? 7।
ऑक्सीजन में कितने 8, ऑक्सीजन के पास प्रोटॉन कितने हैं 8 और नाइट्रोजन के पास प्रोटॉन कितने हैं 7। तो न्यूक्लियर चार्ज है तो ऑक्सीजन के पास ज्यादा है, इसकी आईपी हायर होना चाहिए, लेकिन नहीं, इसकी आईपी कम हो जाती है क्योंकि इसके पास ऑर्बिटल अनस्टेबल और नाइट्रोजन के पास जो ऑर्बिटल है वो स्टेबल है। स्टेबल ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना डिफिकल्ट होगा। देखते हैं कैसे। इन द फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 5, ऑक्सीजन 2 6। क्लियर। अब इसका डायग्राम बनाएं क्योंकि वैलेंसी शेल से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना। इसका डायग्राम बनाएं 2s2 2p3 और इसका डायग्राम 2s2 2p4। अब इसका डायग्राम बनाएं। ये p ऑर्बिटल, आप खुद देखिए इलेक्ट्रॉन 3 है, इसके p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4। 3 इलेक्ट्रॉन जब होते हैं हुंड्स मल्टीपल्स लॉ से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हुंड्स मल्टीपल लॉ है कि इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिटल में एंट्री करता है तो पहले क्लॉकवाइज होता है, ऐसे नहीं बना सकते 1 2 3 1 2 3, तीनों अनपेयर्ड रहेंगे। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन 4, तो ऐसे बना 1 2 3। अब यहाँ पेयरिंग होगी क्योंकि आगे ऑर्बिटल में जगह खत्म हो चुकी है, वैकेंट स्पेस खत्म हो गया, इसलिए फोर्थ इलेक्ट्रॉन मजबूरी में यहाँ पेयरिंग करेगा। 5वां आएगा तो यहाँ रहेगा, 6 आएगा तो वहां रहेगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। अब बताओ लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके 2p3, तो ये तो हाफ फील्ड है ना, अभी समझाया आपको। हाफ फील्ड ऑर्बिटल और फुल फील्ड ऑर्बिटल मोर स्टेबल, ये डीजनरेट ऑर्बिटल के नाम से फेमस है। एस ऑर्बिटल डीजनरेट ऑर्बिटल नहीं होता, उसमें इलेक्ट्रॉन एक ही जगह होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन 3 लोकेशन में होते हैं, एक्स वाई और जेड एक्सिस, तो ये होते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल। तो इसमें हाफ फील्ड ऑर्बिटल है मोर स्टेबल, अगर ये फुल फील्ड होता तो भी स्टेबल होता। इन दोनों में देखो कौन ऑर्बिटल स्टेबल है, नाइट्रोजन का ऑर्बिटल क्या है स्टेबल है, हाफ फील्ड, इससे इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना डिफिकल्ट होगा। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की आईपी की वैल्यू हायर होगी, नाइट्रोजन की आईपी की वैल्यू ऑक्सीजन के कंपैरिजन में हायर होगी क्योंकि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन जो पी ऑर्बिटल में है वो 4 है और ये अनस्टेबल ऑर्बिटल है, और इससे पी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना आसान है क्योंकि इसमें तो ऑक्सीजन भी आपकी हेल्प करेगा, वो भी स्टेबिलिटी चाहता है इसकी तरह, एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। तो यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में भी एक्सेप्शनल केस है। अगर आप लेफ्ट टू राइट मूविंग करोगे तो नाइट्रोजन से ज्यादा आईपी की वैल्यू किसकी होना थी ऑक्सीजन की, लेकिन ऑक्सीजन की आईपी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है क्योंकि आईपी की वैल्यू ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी पर भी डिपेंड है। तो यहाँ इसका आंसर लिखिए, दोनों के डायग्राम बनाइए, मैं आंसर लिखवाता फिर आगे बात करेंगे। लिखिए लिखिए आईपी की वैल्यू, IP depends upon stability of orbitals. हाँ लिखिए the value of IP, the value of IP depends upon stability of orbitals. IP की वैल्यू किस पर डिपेंड है ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी। इसी में डिटेल लिखिए if the orbital is stable, if the orbital is stable, it means half filled or full filled, half filled or full filled degenerate orbitals
half filled or full filled degenerate orbitals are more stable, are more stable because they are symmetric, because they are symmetric. In case of nitrogen, पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए. In case of nitrogen, the electronic structure, the electronic structure 1s2, 2s2, 2p3, 1s2, 2s2, 2p3, p orbital is half filled, p orbital is half filled, which is more stable, which is more stable. Therefore, for removal of electron, for removal of electron, maximum amount of energy is required. Maximum amount of energy is required. While in oxygen atom, while in oxygen atom, while in oxygen atom, the electronic configuration, the electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p4, 1s2, 2s2, 2p4. Hence the in oxygen atom, in oxygen atom, p orbital is unstable. p orbital is unstable. Hence the less amount of energy is required. Less amount of energy is required than nitrogen. डायग्राम बोर्ड पर से बना लीजिए. दोनों के डायग्राम बने हैं. उसके बाद 1 मिनट बाद फिर अगली बात. चलिए भाई, बना लिया होगा डायग्राम सबने.
अब हम बात करेंगे सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड की, कि इसमें एक तो रेगुलर टेंट पूरा चेंज हुआ। तो सेकंड पीरियड के जितने एलिमेंट है, पहले नाम बताऊंगा फिर थर्ड पीरियड के एलिमेंट बताऊंगा, दोनों की सीक्वेंस सेम है। पहला लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सेकंड पीरियड के 8 एलिमेंट्स हैं। इनके डाउन साइड थर्ड पीरियड के एलिमेंट आएंगे। यहाँ पर होगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और लास्ट में ऑर्गन 18। इस तरह एलिमेंट बने। अब ये बोर्ड पर से मिटाऊंगा और फिर जिसकी हमने बात की है उसका डिजाइन बनेगा, और फिर उनका रेगुलर टेंट जो है वो जो चेंज हुआ उसको याद रखें। लास्ट ईयर नीट के एग्जाम में और जेईई मेंस का जो पेपर था उसमें आईपी से रिलेटेड क्वेश्चन आया। एक क्वेश्चन था, उसने बोला था सेकंड पीरियड के जितने एलिमेंट है उनकी आईपी का वैल्यू का करेक्ट ऑर्डर क्या है। तो सबसे पहले तो डिजाइन बनाए, ये कौन से पीरियड के एलिमेंट है, सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड के एलिमेंट में जो आईपी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है वो अरेंज करते हैं डायरेक्ट, ठीक है। पहले कौन आएगा, लिथियम 3, ये एटॉमिक नंबर है भाई, 3 का मतलब लिथियम का फार्मूला नहीं है, लिथियम 3 एटॉमिक नंबर। उससे ज्यादा किसकी है, बोरान 5, ये एक्सेप्शनल केस अभी पढ़ा हमने। उससे हाईएस्ट किसकी होगी, बेरिलियम, और फिर कार्बन 6 आ जाएगा। फिर अभी आपने फिर एक्सेप्शनल केस पढ़ा था, नाइट्रोजन नहीं आएगा ऑक्सीजन आएगा, तो यहाँ ऑक्सीजन आ जाएगा 8, और फिर किसकी आएगी, नाइट्रोजन 7, ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी पर भी डिपेंड है। फिर कौन होगा, क्लोरीन 9, और लास्ट में कौन होगा, नियॉन 10। वो नोबल गैस है, उसका ऑक्टेट कंप्लीटेड होते हैं, उसकी आईपी तो हायर होगी। ठीक, अगली बात करेंगे, ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, थर्ड पीरियड में भी ऐसी सीक्वेंस है। तो थर्ड पीरियड में यहाँ कौन है, सोडियम 11। देखिए भाई थर्ड पीरियड की बात करें, ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट है सोडियम, सबसे पहले नंबर पे होगा। अब वहां से सीक्वेंस चेंज करो, आना किसको चाहिए था, मैग्नीशियम को, लेकिन मैग्नीशियम के कंपैरिजन में एल्यूमिनियम बैठा हुआ है। एल्यूमिनियम में पी ब्लॉक का एलिमेंट रिलीज होगा जो आसानी से होगा। तो बोरान के साथ कौन होता है, एल्यूमिनियम 13, ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा। फिर कौन आएगा, मैग्नीशियम चला जाएगा। जैसे यहाँ एक्सचेंज हुए थे ऐसे ही थर्ड पीरियड में भी एलिमेंट एक्सचेंज हो जाएगा। फिर कौन आ जाएगा, कार्बन का दोस्त कौन है, सिलिकॉन। फिर कौन, फास्फोरस। अब ऑक्सीजन की फैमिली का मेंबर कौन है, सल्फर, तो वो इधर आ जाएगा। उससे ज्यादा किसकी होगी, फास्फोरस 50, फिर क्लोरीन 70, आर्गन 80। ये थर्ड पीरियड, ये दोनों का रेगुलर टेंट नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, और आईपी में बहुत सारी चीजें हैं, फिर उसको नोट करिए। सेकंड पीरियड का एक्सेप्शनल केस हो गया, थर्ड पीरियड में भी उसी तरह एक्सेप्शनल केस है। इसके बाद फिर कोई आईपी की नई बात करेंगे, पहले ये रेगुलर टेंट से हट के चीजें देखिए। अब यहां बात करेंगे आईपी की जो वैल्यू है, नोट कर लिया होगा सबने। आईपी की वैल्यू जो होती है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल जिसको हम बोलते हैं, वो सक्सेसिव है। सक्सेसिव का मतलब, यहाँ डेंजरस जोन में जाएंगे। सक्सेसिव का मतलब होता है जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं तो वो वैल्यू बनेगी फर्स्ट आईपी, फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे तो वो बनेगी सेकंड आईपी उस एलिमेंट की, फिर थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे तो वो बनेगी थर्ड आईपी।
अब यहाँ पर फर्स्ट सेकंड सक्सेसिव, फर्स्ट सेकंड थर्ड आईपी होगी। तो यहाँ पे दिमाग में आपको ये कंसेप्ट लेना पड़ेगा कि जब फर्स्ट आईपी की बात करेंगे तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, वैलेंसी सेल में हो कहीं भी हो रिलीज हो गया। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो एलिमेंट जो एटम है जिसके बारे में आप डिस्कस कर रहे हो वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? पॉजिटिव आयन में। और पॉजिटिव आयन से फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना बड़ा डिफिकल्ट है। तो हमेशा ध्यान रखिए कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी एटम हो, फर्स्ट आईपी के कंपैरिजन में सेकंड आईपी की वैल्यू हायर हो जाती है। ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि फर्स्ट आईपी के कंपैरिजन में सेकंड आईपी की वैल्यू हायर होती है। अब यहां पर फर्स्ट आईपी, सेकंड आईपी, थर्ड आईपी की वैल्यू सक्सेसिव होती है। और हम यहां पर अब कुछ सेलेक्टेड एलिमेंट जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसकी बात करेंगे, सक्सेसिव आईपी। सक्सेसिव आईपी में हम 4 एलिमेंट को डिजाइन करेंगे और जो डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आया उसी की बात करेंगे, उसी से आपको सारी स्टोरी समझ में आ जाएगी। पहले किसको डिजाइन करें? कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और क्लोरीन। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। कार्बन का डायग्राम, पहले डायग्राम बनाएंगे चारों पे फिर बात करेंगे। इन द फर्स्ट ऑर्बिट 2 4, इसमें देखो क्या होगा 2 5, इसमें क्या होगा 2 6, इसमें क्या होगा 2 7। आउटर मोस्ट में ये इलेक्ट्रॉन है इनके पास। फर्स्ट ऑर्बिट की बात करेंगे नहीं क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट से हमको इलेक्ट्रॉन रिलीज करना ही नहीं, सेकंड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना। तो सेकंड ऑर्बिट का डायग्राम बनाते हैं। क्या बनेगा 2s2 2p2। इसका डायग्राम 2s2 2p3। इसका डायग्राम 2s2 2p4। इसका डायग्राम 2s2 2p5। भाई जो नए स्टूडेंट है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर के सारे वीडियो देखें जो यूट्यूब पर अपलोड है, उनको देख करके इसका कंसेप्ट समझे। तो यहाँ पर क्या होगा कार्बन 6 का डायग्राम 2s2 2। अब इलेक्ट्रॉन को रिलीज कहाँ से करना आपको? इलेक्ट्रॉन को रिलीज तो इनके पी सब सेल में इलेक्ट्रॉन है सभी के, वहां से रिलीज करना तो उसका डायग्राम बनाते और फिर स्टडी करते हैं। तो देखो ये डायग्राम बनाएंगे जिसको मैंने अंडरलाइन किया, क्योंकि हमको एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन रिलीज ही नहीं करना, उसको काहे बना, हमको पी सब सेल से इलेक्ट्रॉन रिलीज करना। उसका डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं किसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, किसमें नहीं। ये पी ऑर्बिटल कार्बन का सभी के, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने? तो 1 2। ये नाइट्रोजन का पी ऑर्बिटल, ऑर्बिटल तो 3 ही बनेंगे इलेक्ट्रॉन कितने भी हो। ये 2p3 1 2 3। ये पी ऑर्बिटल ऑक्सीजन का और ये पी ऑर्बिटल क्लोरीन का। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 4 1 2 3 4। इसमें 5 1 2 3 4 5। ये डायग्राम बन गए। अब डायग्राम बनने के बाद हम ये सोचें, पहले फर्स्ट आईपी की बात करें कि फर्स्ट आईपी में किसको रखें या फर्स्ट आईपी किसकी हाईएस्ट होगी। तो यहां से इस कंसेप्ट को मिटाते हैं क्योंकि अभी इससे अपने को कोई काम नहीं है। चलिए देखिए यहां पर हम लिखेंगे कि फर्स्ट आईपी की वैल्यू किसकी हायर है और फिर फर्स्ट आईपी के बाद हम सेकंड आईपी की बात करेंगे और फिर और कंसेप्ट की बात करेंगे। इतने चलता रहेगा। सबसे पहले आता है कंसेप्ट आईपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। आईपी की वैल्यू न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप इन सब में चारों एलिमेंट में किसकी बात करें, फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल की, तो देख करके बताइए कि सबसे हाईएस्ट न्यूक्लियर चार्ज किसका है। तो आप बोलोगे सर क्लोरीन का न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा है। न्यूक्लियर चार्ज कहां से लाओगे? अरे न्यूक्लियर चार्ज जितने इलेक्ट्रॉन उतने न्यूक्लियर चार्ज। तो इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं? 6। इसके अंदर प्रोटॉन 7। जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं? 8। इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं? 9।
तो आईपी का फर्स्ट फैक्टर क्या था, आईपी की वैल्यू न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जिसमें न्यूक्लियर चार्ज हायर होगा उसकी आईपी की वैल्यू इन चारों में हायर होगी। तो बोलो सबसे ज्यादा आईपी किसकी होना चाहिए, फ्लोरीन की। फर्स्ट आईपी की बात कर रहे हैं, सबसे हाईएस्ट फर्स्ट आईपी फ्लोरीन की होगी क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर चार्ज हायर है। हाँ ये ध्यान रखिए, जब एक प्रोटॉन का डिफरेंस हो तब एक्सेप्शनल केस बनेगा। अब देखिए इन दोनों में आइए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन में प्रोटॉन 7, ऑक्सीजन में प्रोटॉन 8, एक प्रोटॉन का डिफरेंस है। एक प्रोटॉन का डिफरेंस न्यूक्लियर चार्ज को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में वो चेंज नहीं करेगा, फिर यही एक्सेप्शनल केस पैदा हो जाएगा। नाइट्रोजन के प्रोटॉन 7, ऑक्सीजन के प्रोटॉन 8, लेकिन स्टेबिलिटी किसके पास हायर है, ऑर्बिटल। क्यों कि आईपी की वैल्यू न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, न्यूक्लियर चार्ज के साथ साथ वो ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी पर भी डिपेंड है। तो जब एक प्रोटॉन का डिफरेंस हो तो फिर न्यूक्लियर चार्ज को हम ओवरकम करेंगे और ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी को कंसीडर करेंगे। तो यहां देखेंगे कि फर्स्ट आईपी तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है क्योंकि उसके पास तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। नाइट्रोजन की आईपी फर्स्ट नंबर पे नहीं ले सकते, क्यों कि फ्लोरीन और नाइट्रोजन में 2 प्रोटॉन का डिफरेंस है, यहाँ न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव होगा। अब इन दोनों में कंपैरिजन करें, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में, तो पहले समझा चुके हैं हम कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में न्यूक्लियर चार्ज का डिफरेंस 1 प्रोटॉन है, बट जिसके पास ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी हायर होगी उसकी आईपी हायर होगी। तो नाइट्रोजन दूसरे नंबर पे, उससे कम ऑक्सीजन, सबसे कम कार्बन। अरे बात समझ में, इस तरह ये फर्स्ट आईपी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, पहले इसको नोट करिए, फिर अगली बात करेंगे सेकंड आईपी। फिर सेकंड आईपी की बात करेंगे, 1 मिनट में नोट करिए। चलिए भाई, ये फर्स्ट आईपी सक्सेसिव आईपी की बात कर रहे हैं हम। आईपी की वैल्यू सक्सेसिव होती है, मींस नंबरिंग से होती है। जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिलीज करोगे फर्स्ट आईपी, सेकंड को रिलीज करोगे सेकंड आईपी, लेकिन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को जब रिलीज करोगे तो एलिमेंट पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होगा, तो सेकंड आईपी की वैल्यू उसकी इंक्रीज हो जाएगी अगर उसी एलिमेंट से कंपैरिजन करोगे। दूसरे किसी से कंपैरिजन करोगे तो बात फिर अलग है। अब यहाँ पर आते हैं, सेकंड आईपी की बात करें तो देखिए सेकंड आईपी की बात करोगे तो इनमें से पहले एक एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना पड़ेगा, इनको पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इनमें से एक एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है। ये कार्बन पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हुआ, ध्यान से समझिए, ये इलेक्ट्रॉन गया, अब कार्बन की पोजीशन ये है, ऑर्बिटल की डिजाइन बनाएंगे, यहाँ कोई चेंज करने से जरूरत नहीं है। नाइट्रोजन फर्स्ट आईपी के बाद N+ में चेंज हुआ, ये इलेक्ट्रॉन गया एक। ऑक्सीजन पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हुआ आफ्टर फर्स्ट आईपी, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, ध्यान से समझिए, ये गया। और फिर फ्लोरीन पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हुआ तो यहां से इलेक्ट्रॉन। क्लियर? आप चाहो तो यहाँ बदल सकते हो इनको, इसको क्या लिख दोगे 2p1, इसको लिख दोगे 2p2, इसको 2p3 और इसको 2p4, एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया। सिंपल सी थिंग है। अब नए ऑर्बिटल किए और आपको समझाया, जब एक प्रोटॉन का डिफरेंस होगा तो एक्सेप्शनल केस पैदा हो जाएगा। अब पहले हम सेकंड आईपी में फर्स्ट किसको लें, तो सेकंड आईपी में आप ऑक्सीजन के पास प्रोटॉन 8 थे और फ्लोरीन के पास 9 है, एक प्रोटॉन का डिफरेंस है। अब यहाँ कंपैरिजन करेंगे स्टेबिलिटी किसके पास है, क्यों कि आईपी की वैल्यू न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, न्यूक्लियर चार्ज पर भी डिपेंड है, साथ साथ स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल पे डिपेंड है। तो यहाँ हम बोलेंगे आईपी की वैल्यू न्यूक्लियर चार्ज के साथ साथ
ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी का भी फैक्टर उसका साथ में काम करेगा। तो देखो ये स्टेबल ऑर्बिटल है ऑक्सीजन का, और फ्लोरीन का ऑर्बिटल अनस्टेबल है, और एक प्रोटॉन का डिफरेंस है, इसलिए ऑक्सीजन अब 1 नंबर पे आ जाएगा, फ्लोरीन कहां चला जाएगा 2 नंबर। ये सेकंड आईपी का ऑर्डर है, ध्यान रख लेना। एग्जाम में हो समास में इसका आंसर देना, यहाँ कुछ और ऑर्डर है, यहाँ कुछ और ऑर्डर है। फ्लोरीन सेकंड नंबर पर आ चुका है, ऑक्सीजन 1 नंबर पे, क्योंकि अब उसके पास ऑर्बिटल स्टेबल है। तो उसके बाद आपको पता है कौन आएगा, नाइट्रोजन, फिर कार्बन। इसको नोट करिए, ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। दूसरी चीज आप ध्यान रखिए, स्टडी पैकेज आज आपको कलेक्ट करना है, और स्टडी पैकेज कलेक्ट करने के बाद आईपी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन दिए हैं पैकेज में वो सॉल्व करना, क्योंकि सैटरडे तक अपने को पूरा पैकेज भी सॉल्व करना है, ध्यान रखिए। अब आपको मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, 10th का रिजल्ट आ चुका है, सारी चीजें खत्म हो चुकी है। डायग्राम बनाइए तेजी से। सेकंड आईपी की वैल्यू ऑक्सीजन और फ्लोरीन में कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव आयन में जब कन्वर्ट होते हैं तो ऑक्सीजन के पास स्टेबिलिटी आया है, मतलब ऑक्सीजन का ऑर्बिटल कैसा है, हाफ फेल्ड, तो मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू फ्लोरीन, और प्रोटॉन का डिफरेंस सिंगल है। तो यहाँ पर 1 नंबर पे कौन आ जाएगा, सेकंड आईपी में ऑक्सीजन एटम पॉजिटिव आयन। दूसरे नंबर पे कौन आ जाएगा, फ्लोरीन। तीसरे नंबर पर नाइट्रोजन। चौथे पर कार्बन। कार्बन तो दोनों में चौथे नंबर पर, क्योंकि उसके हाथ पैर में दम नहीं, क्योंकि उसका न्यूक्लियर चार्ज भी कम है और उसके ऑर्बिटल में भी दम नहीं, वो अनस्टेबल। लिखिए, नोट करिए तेजी से। ये सेकंड आईपी की कंसेप्ट है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और कार्बन के केस में। चलिए भाई, अगला स्टेटमेंट की बात करें। ये फर्स्ट आईपी सेकंड आईपी की बात है। अब अगर हमको आईपी की वैल्यू गिवन है, आईपी की वैल्यू गिवन है, तो हम एलिमेंट को कैसे पहचाने। 2 आईपी की वैल्यू गिवन है और आपसे पूछा कि एलिमेंट का नाम बताओ, तो ये तो बहुत मुश्किल काम हो जाए। मुश्किल इसलिए हो जाएगा हम कितनों की आईपी की वैल्यू याद करें, या तो हमें हमारा ही नाम पता नहीं रहता है, भूल जाते हैं। तो आईपी की वैल्यू याद करना बहुत मुश्किल है, याद कर लें और फिर उसको याद रखना और ज्यादा टेंशन है। तो ऐसे केस में क्या होता है, कैसे याद रखते हैं, जनरल स्टडी से उसको, रेगुलर ट्रेंड से उसको याद रख सकते हैं। जैसे 1.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आईपी की वैल्यू आपको दी, और फिर लिखा 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आईपी की वैल्यू गिवन है। 2 दे दी उसने, बोला अब इसमें एलिमेंट बताओ कौन होगा। तो एलिमेंट के भी पेयर दे रखे उसने, एक को दे दिया उसने नाइट्रोजन, दूसरे को दे दिया ऑक्सीजन। तो दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये वैल्यू किसकी है और ये वैल्यू किसकी है। आपको पता है जनरल ट्रेंड क्या है, जनरल ट्रेंड तो कुछ भी है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए नाइट्रोजन की आईपी स्टेबिलिटी के कारण हायर होती है, इसका मतलब ये नाइट्रोजन की ये वैल्यू है, और ऑक्सीजन की कौन सी है, ये वैल्यू होगी, क्योंकि ऑक्सीजन की आईपी की वैल्यू कम है। तो वहां नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जब पेयर मिलेगा तो वो कैसे लिखेगा कि ये सीक्वेंस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की, तो ऐसे आंसर देगा ऑक्सीजन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऐसे, या फिर ऐसा लिखते हैं नाइट्रोजन इक्वल टू ऑक्सीजन। चौथा ऑप्शन तो आप जानते हो, नन ऑफ दिस। तो आपका आंसर कौन सा सही है, 1.25 और 2.5। 1.25 ऑक्सीजन की होगी, तो ये आंसर करेक्ट है। इस तरह जनरल स्टडी से इस गिवन डाटा की जो डाटा वैल्यू गिवन है उसके बेस पे आंसर ढूंढना पड़ेगा। ठीक,
कभी कभी वो ऐसा लिखेगा 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये पॉसिबल है फ्लोरीन की और ये पॉसिबल है नियॉन 10 की। नियॉन 10 इनर्ट गैस है, नोबल गैस है, तो फ्लोरीन के कंपैरिजन में उसकी तो ज्यादा होगी ना। तो यहाँ पर फ्लोरीन और नियॉन आंसर होगा। ये फ्लोरीन की हो सकती है, नियॉन की हो सकती है। अब कैसे पता करा कि ये फ्लोरीन की नियॉन? अरे वो ऑप्शन में फ्लोरीन और नियॉन ही लिखेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं लिख सकता, इसी को बदल बदल के लिखेगा बार बार। पर आपको ये पता होना चाहिए कि फ्लोरीन से ग्रेटर नियॉन। नोबल गैस के बारे में चलते हैं। नोबल गैस में सबसे टॉप पर कौन है? हीलियम, फिर नियॉन, फिर आर्गन 18, क्रिप्टॉन 36, ज़ीनान 54 और रेडान 86। ये सब नोबल गैस है। नाम फिर से बोलता, हीलियम 2, इसको हटा देते हैं। हीलियम के बाद कौन है? नियॉन 10, आर्गन 18, क्रिप्टॉन 36, ज़ीनान 54, रेडान 86। सबके नाम लिखिए, एटॉमिक नंबर मैंने लिख दिए, फिर इसका क्वेश्चन समझाता हूं। सबसे पहले हीलियम 2, दूसरा नियॉन 10, नंबर थर्ड आर्गन 18, क्रिप्टॉन 36, ज़ीनान 54, रेडान 86। इनके नाम हैं, दे आर कॉल्ड नोबल गैसेस। इन सबको हम क्या बोलते हैं? नोबल गैस। इनर्ट गैस, दो नाम है, नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस। इसमें क्वेश्चन लिख लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ आईपी ऑफ नोबल गैसेस आर हायर। द वैल्यू ऑफ आईपी ऑफ नोबल गैसेस आर हायर। नोबल गैसेस की आईपी की वैल्यू हायर क्यों होती है? आंसर लिख लीजिए क्यों होती है। The electronic configuration of noble gases. The electronic configuration of noble gases are more stable. Are more stable. उनका ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। All gases have complete octet. All gases have complete octet. इन सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है। So maximum amount of energy. So maximum amount of energy is required. आपको उसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। फॉर रिमूवल ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। नोबल गैसेस में उनके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्यों? कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, स्टेबल ऑर्बिटल है उनके पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन और है आईपी से रिलेटेड, उसको समझें। आईपी की वैल्यू गिवन रहेगी, जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझिए, आंसर वहां कैसे देना। जैसे फर्स्ट आईपी की वैल्यू क्या है? 50 किलो जूल। सेकंड आईपी की वैल्यू क्या है? 100 किलो जूल। थर्ड आईपी की वैल्यू क्या है? 200 किलो जूल। ये फोर्थ आईपी और इसकी वैल्यू है 2000 किलो जूल। ऐसा एक क्वेश्चन है, आपसे पूछा एलिमेंट के वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम्स।
एटम के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कैसे पता करें? तो ध्यान से सुनिए। फर्स्ट आईपी की वैल्यू क्या है? कम है, सीधे सीधे दिख रहा है, 50 किलो जूल है, आसानी से रिलीज हुआ। मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसी जगह है जहां आसानी से रिलीज हो सकता। अच्छा, ऑप्शन भी देगा आपको, चार ऑप्शन क्या करेगा, देगा, मैं चारों ऑप्शन लिख देता। पहला ऑप्शन लिथियम, दूसरा ऑप्शन बेरिलियम, तीसरा ऑप्शन बोरान और चौथा ऑप्शन इन चार में से आपको एक को टिक करना है। आपको जो इसमें समझ में आए उसको टिक करिए। अब क्वेश्चन को समझते हैं कि इसमें से आंसर करेक्ट कौन सा होगा। तो फर्स्ट आईपी की वैल्यू क्या है? अब पहले जो आंसर है वो समझा था। फर्स्ट आईपी को देखिए कितना है, 50 किलो जूल, ये आंसर है इसका। सी, बोरान का केस कैसे पता चला? बोरान 5 इन द फर्स्ट ऑर्बिट 2 सेकंड, 3 इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंसी सेल में, क्या होगा? 2s2 2p1, ये 2s2 और ये 2p1, ऐसे। अब ये तो बैक साइड है ना, इसको क्या बोलोगे? 1s2, ये फर्स्ट ऑर्बिट है 1s2, फिर सेकंड स्टार्ट हुआ 2s2 2p1। पहला इलेक्ट्रॉन आपको रिलीज करना, कहां से रिलीज करोगे? पी ब्लॉक से। तो पी ब्लॉक से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना है तो कम एनर्जी हो लगेगी, ये गया। इतनी एनर्जी लगी अपने को 50 किलो जूल, ये चला गया इलेक्ट्रॉन। ये फर्स्ट आईपी की बात हो गई। अब ये बोरान किस में बदल गया? ये तो सिंगल पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो गया। अब इलेक्ट्रॉन को रिलीज कहां से करना है? एस सब सेल से। सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना तो सेकंड आईपी की वैल्यू तो तय बढ़ती है, इंक्रीज होती है, ये इंक्रीज होती, ये गया, चला गया। अब बोरान डाई पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो गया तो आईपी की वैल्यू बढ़ेगी ना। जब जब पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होता है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जाएगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन गया, अब बचा है, लेकिन ये डाई पॉजिटिव आयन है तो आईपी की वैल्यू और इंक्रीज होगी सडनली थोड़ी सी। तो कितनी हो गई? 200 किलो जूल। बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई है क्योंकि आपको ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करना हो गया रिलीज। इसके जाने में कितनी लगी? 50 किलो जूल। इसके जाने में 100 किलो जूल और इसके जाने में कितनी लगी? 200 किलो जूल। गए तीनों इलेक्ट्रॉन। बस अब यहां से आपको देखना है कि फोर्थ नंबर की जो आईपी थी वो सडनली इंक्रीज हुई है। सडनली घूम गया, उसने क्या किया? 200 किलो जूल से 2000, कितने टाइम इंक्रीज हो गए? 10 टाइम सडनली इंक्रीज हो गए। जब ऐसा हो तो ये मान के चलिए कि यहां तक उसका वैलेंसी सेल था और सडनली जो आईपी की वैल्यू इंक्रीज होती है तो समझ लीजिए उसका ऑर्बिट चेंज हो चुका है। मींस आपको अब यहां से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना है और इस यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है तो बोरान तो ट्राई पॉजिटिव हो चुका है। अब यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज करोगे तो ऑर्बिट चेंज हो गया। ऑर्बिट चेंज होने पे आईपी की वैल्यू सडनली बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब इसका आंसर बोरान है। बेरिलियम को बना के देख लीजिए। बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s। पहला जाएगा, कम एनर्जी लगेगी या ज्यादा लगेगी। दूसरा जाएगा, थोड़ी सी और बढ़ेगी। और तीसरा जाएगा तो सडनली 10 टाइम इंक्रीज होगी। इसका मतलब इसका आंसर बेरिलियम और लिथियम नहीं है। और ये आंसर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो कोई लिविंग थिंग से कोई और है, ये एलिमेंट है ही नहीं। नोट करिए। चलिए भाई, नोट करिए बोर्ड पर से।